हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने क्या है 2 चैप्टर जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है। इस चैप्टर के भी हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये इसका 6ठी वीडियो है, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिकों को कवर करेंगे और इससे पहले भी हम बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर चुके हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए एक बार विश करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है। तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। धातुओं का निष्कर्षण। धातु यौगिकों से शुद्ध धातु की प्राप्ति। जो धातु होती है यौगिक से शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है। ठीक है। जो शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाती है, हमारी निष्कर्षण कहलाती है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। मतलब क्या है कि कुछ धातुएं जो होती हैं वो भूमि में जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। मतलब अब क्या मिलती हैं, अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी से में नीचे आने वाली धातुएं जैसे क्या सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम, ये क्या होती हैं, सभी स्वतंत्र होती हैं और साथ ही कम अक्रियशील होती हैं, अभिक्रियाशील होती हैं। यानी क्या है, ये जो होती हैं हमारी सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम आदि जितनी भी मतलब ऐसी धातुएं हैं वे क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, साथ ही अभिक्रियाशील जो कम होती हैं काफ़ी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम। ये ऐसी धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती और साथ ही ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। मतलब अभिक्रिया करने की जो इनकी क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम ऐसी धातुओं की अपेक्षा। ठीक है। तो तत्वों के आगे देखते हैं। तत्वों के अनेक अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया धातुकर्म कहलाती है। मतलब जो इनकी निष्कर्षण अयस्कों से जो इनकी निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, धातुकर्म। ठीक है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, सेकंड है मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं, थर्ड है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। तो आपकी स्क्रीन पर एक चित्र आ रहा है। ठीक है। तो इसमें आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले आ जाता है हमारा अयस्क। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अयस्क का सांद्रण। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे 3 पार्ट आ जाते हैं जिनके हमने नाम लिखे भी हुए हैं कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ठीक है। तो जैसे कि आप सब इनके नीचे देख भी रहे हैं कि उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। साथ ही जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनकी भी नीचे लिखी हुई हैं और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो भी नीचे लिखी हुई हैं। उनके साथ सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, गलित धातुओं का विद्युत अपघटन। उनका क्या होता है, सबसे पहले जो गलित धातुओं का विद्युत अपघटन करते हैं और फिर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में जाते हैं तो इसके 2 पार्ट हैं, जैसे कार्बोनेट अयस्क हो गया और एक हो गया हमारा सल्फाइड अयस्क। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोनेट अयस्क में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, निस्तापन हो जाता है। निस्तापन के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धातुओं का ऑक्साइड। फिर उसके बाद हमें धातुओं में अपचयन, फिर उसके बाद धातु का शोधन, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उसी प्रकार जब सल्फाइड अयस्क को देखते हैं फिर पहले हो जाता है भर्जन, फिर उसके बाद धातु का ऑक्साइड और फिर धातुओं के अपचयन, धातुओं में अपचयन और फिर धातुओं का शोधन। ठीक है। अब देखते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो इसके नीचे लिखी हुई है, जैसे कैल्शियम, एजीएन, सोना, एयू। ठीक है। सिल्वर, सोना, ठीक है, चांदी हो गए। और उसके बाद आ जाता है हमारा सल्फाइड अयस्क।
ठीक है। सल्फाइड अयस्क आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका भर्जन करेंगे, फिर हमें धातु, और फिर हमें परि ये हो गया हमारा परिष्करण। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, अयस्क में अयस्क से आवश्यक पदार्थ गैंग का पृथक्करण, यानी जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो अशुद्धियाँ होती हैं अयस्क से, जो अनावश्यक पदार्थ होगी, जैसे अशुद्धि होगी, कंकड़ पत्थर जो हमारी भूपरपटी में पाए जाते हैं, उनको पृथक्करण, समृद्धिकरण या अयस्क का सांद्रण कहलाता है। उसे क्या, जो हम अशुद्धि है उसे हम जो दूर करेंगे उसे क्या कहते हैं, हम समृद्धिकरण कहते हैं, या अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग की भौतिक या रासायनिक गुणों पर आधारित होती हैं। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण अनेक प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, जो इसका मतलब अयस्कों का सांद्रण है, मतलब जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें पृथक करने का जो काम है वो अनेक विधियों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें पहली आती है हमारी सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही, अगर हम इनके धातु ऑक्साइड जो होती हैं केवल उनको गर्म ही कर दें तो धातु प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग आती है शनिवार। ठीक है, जैसे HgS, ये कहते हैं मरकरी सल्फाइड। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। ये क्या है, HgS जो है वो सिनेबार है, मरकरी का एक अयस्क है। जब इसे वायु में गर्म करते हैं, जो HgS है यानी, ठीक है, मरकरी सल्फेट है, उसे हम जब वायु में गर्म करते हैं तो यह सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड HgO में बदलता है। जब हम इसकी वायु की उपस्थिति में इसे गर्म कर देंगे तो ये क्या में बदल जाएगा, HgO में बदल जाएगा, यानी मरकरी ऑक्साइड में बदल जाएगा, और साथ ही क्या, सल्फेट गैस निकाल देगा। ठीक है, तथा बाद में मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए इसको भी आपके सामने एक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें हम आपको बिल्कुल सही से बता पाएंगे कि एक्चुअल में अब जो अभिक्रिया है वो कैसे होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लेते हैं हम HgS। ठीक है, HgS के में लेते हैं 2 HgS। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में, ठीक है, मतलब वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं 3O2। ठीक है, अब क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि वायु में गर्म करने पर, तो वायु के साथ क्या कर दिया हमने, इसको गर्म कर दिया, तो हमारा क्या बनता है HgO, यानी क्या बनता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले वो बनेगा कि ये हो गया आपका 2HgO। ठीक है, हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा मर्क्यूरी ऑक्साइड, और साथ ही हमारा क्या बन गया 2SO2। ठीक है, ये हमारा पृथक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब तथा बाद में क्या होता है, हमें केवल मरकरी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी एक और अभिक्रिया होगी जो इससे आगे होगी, वो क्या होगी कि जो 2HgO है इसे लेंगे अब 2HgO, और जैसे ही हम इसका अपघटन करेंगे तो हमारा ये क्या में बदल जाएगी 2Hg। ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, प्लस O2, ये हमारी O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो यानी हमारा क्या हो गया, जब हम इसकी शुरुआत में ऑक्सीजन से अभिक्रिया में गर्म करते हैं तो हमें HgO यानी मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है, और जब हम बाद में इसका अपघटन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, Hg यानी मरकरी मिल जाता है, और साथ ही ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कॉपर ब्लांस। ठीक है, Cu2S यानी कॉपर सल्फेट। जब इसे वायु में गर्म करते हैं, हम इसके साथ भी क्या करेंगे, वायु में इसको गर्म करेंगे तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। आंशिक क्या है, मतलब पूरा पूर्णतया है, मतलब ऑक्सीकृत नहीं होता है, कुछ %। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आंशिक रूप। आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद
शेष कॉपर ग्लांस से क्रिया करके कॉपर धातु देते हैं। ठीक है, आइए इसकी भी अभिक्रिया आपके सामने देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम दोनों लेंगे 2Cu2S। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद इसकी क्या करते हैं हम, वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। ठीक है, इसका कर देते हैं हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, वायु की उपस्थिति में गर्म कर दिया। अब हमें क्या प्राप्त होगा, कॉपर ऑक्साइड 2Cu2O। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब उसके बाद क्या इसमें और क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा आपका 2SO2। ठीक है, ये हमारी कौन सी गैस होती है, ठीक है, हमारी गैस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये निकल गया। अब दोबारा हम अभिक्रिया करेंगे, इसकी सेकंड अभिक्रिया जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें कॉपर धातु जो होगी वो प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी सेकंड अभिक्रिया में क्या होगा, हमें धातु प्राप्त होगी Cu। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे कि ले लेते हैं 2Cu2O, कॉपर ऑक्साइड हमें मिला है, और हमारा क्या है, इसकी अभिक्रिया हम कर देते हैं Cu2S, दोबारा कॉपर सल्फेट से। ठीक है, जैसे ही हम इसको अभिक्रिया को रखते हैं और गर्म करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है वो कॉपर सल्फेट से कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें जो 6 अणु हैं वो कॉपर के प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हमारा SO2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, गैस है। ठीक है, और ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है भाई, ये तो इसमें क्या हुआ, हमें जो कॉपर ग्लांस की अभिक्रिया में सबसे पहले बना हमारा कॉपर ऑक्साइड बनता है और SO2 गैस निकलती है, और साथ ही जब हम इसकी दोबारा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया में गर्म करते हैं तो हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है और साथ ही गैस निकल जाती है SO2। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं उनको कवर किया है, और आने वाली वीडियोज़ में हम इससे आगे वाले की अभिक्रिया भी लाएंगे, जो निष्कर्षण की ही अभिक्रिया होंगी, इससे आने वाले पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप नोट्स पढ़ते रहिए, इनको रिवीजन करते रहिए, और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की करते चलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।